नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ टॉप 5 खबरों पर। तो सबसे पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी की बात करेंगे, जहां पर कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है और चौथा दिन लगातार टीमें डटी हुई हैं और लगातार सीएम धामी भी वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, चुनाव आयोग का रुख कर सकता है इंडिया गठबंधन। कल ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप जड़े हैं और अब राहुल गांधी सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग का रुख भी कर सकते हैं और वोट चोरी के मामले को लेकर उजागर कर सकते हैं। तो बिल्कुल, जैसे शीतल ने बताया कि आज कांग्रेस पार्टी जो है वो कुछ बड़ा करने वाली है और इसी के चलते कांग्रेस आज अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। बड़े नेताओं से लेकर बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करेगा। इसके साथ साथ फिल्म उदयपुर फाइल्स आज रिलीज होने जा रही है, जिसको लेकर लोगों का इंतजार है। लोग बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं इस फिल्म को लेकर। हालांकि देखना यह दिलचस्प है कि फिल्म को रिलीज होने के बाद किस तरह का प्यार मिलने वाला है। बिल्कुल, इसी बीच अब बात करेंगे यूपी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो महिलाओं के लिए इस रक्षाबंधन पर एक बड़ा तोहफा लेकर आए हैं। क्या कुछ पूरी अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत अब न्यूज रूम लाइव की करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और बड़े स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलातें भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से सीएम धामी वहां पर पहुंचे और इस अभियान को जोर देने के पीछे जो है वो इन्होंने अपना पूरा कहीं ना कहीं नजर दी है और पूरा मॉनिटरिंग हो रही है। अब सीएम धामी वहां से वापस लौटे हैं और वहां पर अधिकारियों के साथ भी मुलाकात हो रही है। वर्चुअली अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। जो वहां पर मुख्य जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ भी बातचीत हो रही है और साथ ही साथ तमाम संबंधित अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए जा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस ऑपरेशन को अंतिम चरणों तक पहुंचाया जाए। 4 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक संसाधनों की कमी की वजह से इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया गया है। बहुत सारे लोग अभी वहां पर मलबे में दबे हो सकते हैं, लापता हो सकते हैं, जिनको निकालने का काम या जिनको ढूंढने का वहां पर प्रयास जो है वो जोरों से किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तरकाशी में लगातार आज चौथा दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 130 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया है और कई ऐसे लोग हैं ये जो कि अभी फिलहाल घायल हैं, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी जो बाकी की टीम्स हैं, बाकी के जो हमारी वहाँ पर जो टीम्स मौजूद हैं, आईटीबीपी की टीम्स हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स हैं और इनफैक्ट कई हेलीकॉप्टर्स भी वहाँ पर तैनात किए गए हैं जो कि घायलों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें चिकित्सा सुविधा देने की मदद जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कई फूड पैकेट्स भी लोगों में बांटे जा रहे हैं, जो ड्राई राशन है वो भी दिया जा रहा है और सार्वजनिक किचन्स जो है स्थापित की गई है, जहां पर महिलाएं जो कि सुरक्षित हैं, ठीक है, वहां पर खाना बनाकर बाकी लोगों को भी खिलाएंगी। तो इस तरीके की सुविधाएं, इस तरीके की उपलब्धता वहां पर करवाई गई है कि कोई भी व्यक्ति हो उसे दिक्कत ना पेश आए। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। एक एक कर लोगों को जो है मलबे के नीचे से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 दिन से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हर एक चीज का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम बड़े जो अधिकारी हैं यहाँ पे बाकी की टीम से उनसे मीटिंग भी कर रहे हैं ताकि वहाँ पर कोई चूक ना हो पाए। बिल्कुल, देखिए सही कहा शिफोन आपने। अभी तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और लगभग 400 से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है और अभी कई ऐसे लोग हैं जो लापता हो सकते हैं, दबे हो सकते हैं और चूंकि संसाधनों की कमी है जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, वहाँ पर उपकरण नहीं पहुँच पा रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी टूट गई थी, लेकिन वहाँ पर कुछ एयरफोर्स की मदद ली गई है और एयरफोर्स ने चिनोक के जरिए या बाकी जो उनके बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं उनके जरिए वहाँ पर उन उपकरणों को पहुँचाया जा रहा है जो वहाँ पर बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिजली कनेक्टिविटी भी टूट गई है, जनरेटर या बाकी अन्य चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं। धराली गांव में आपदा है, इसको लेकर जानकारियां। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा का चौथा दिन है और अभी भी 100 से ज्यादा लोग वहां पर लापता बताए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको अपडेट दे रहे हैं। धराली गांव में जो प्राकृतिक आपदा आई, बादल फटने से कई लोगों के घर बह गए, मकान बह गए और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। पूर्ण अभियान के लिए 3 से 4 दिन और लग सकते हैं।
लेकिन अभी आज चौथा दिन है, तो यानी कि एक हफ्ते का समय या फिर उससे 1-2 दिन ज़्यादा लग सकते हैं इस पूरी के पूरी आपदा से निपटने में। इसके साथ ही 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला, मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश जारी है। 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना। बिल्कुल, वहीं पर जो तलाशी अभियान चल रहा है, तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण और बड़ी मशीनें चाहिए, और मशीनें जो है 60 किलोमीटर दूर भटवाड़ी में से 2 दिन से अटका हुआ है, क्योंकि रोड्स टूट चुके हैं शीतल, एयरलिफ्ट भी नहीं की जा सकती है तमाम चीजें, क्योंकि हेलीपैड भी टूट चुके हैं। लेकिन देखिए, बड़ी चुनौती ये है कि 3 से 4 दिन सड़क खुलने में लग सकते हैं, लंबा समय लग सकता है। उत्तराखंड से हर्षिल जाने वाली सड़क पर जो है वो फिलहाल काम जारी है और बहुत जल्द इस सड़क को खोला जाएगा और सड़क खुलेगी उसके बाद ही वहां पर बड़ी बड़ी जेसीबीज या पोकलिन जो है वो पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, और वहीं पर हर्षिल में लैंडस्लाइड से टूटा जो पुल है वो दोबारा बनाने का काम लगातार जारी है। आपदा में अभी तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बिल्कुल, ये आंकड़ा बढ़ गया है और कई सारे लोग जो हैं वो दबे हुए हैं और कुछ लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया गया है। लगभग 450 के आसपास लोग हैं जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया गया है। बिल्कुल, इसी बीच में सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा है, उत्तरकाशी में आज प्रातःकाल धराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की है। हेली सेवा MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों की मदद से सुबह से ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है और एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस दौरान अधिकारियों से भी सड़क संचार और बिजली की बहाली के साथ साथ खाद्यान्न आपूर्ति कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये तमाम चीजें जो भी वहां पर जरूरत है उसको लेकर दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। और हम शीघ्र से शीघ्र सभी प्रभावितों को सुरक्षित निकालने और सामान्य जनजीवन को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिखा गया है कि प्रयास लगातार जारी है, युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहे हैं और सीएम धामी खुद 2 दिन से वहां पर मौजूद है। और अभी ये भी बातें सामने आ रही हैं कि अभी 3 से 4 दिन और लग सकते हैं शीतल, क्योंकि बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, कई गाँव इससे प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से कि अभी 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। मेरा नाम चेतन है, मैं यहाँ 4 धाम की टूर पे आया था। हम गंगोत्री में फंस गए थे, लेकिन अकस्मात ये नेचुरल डिजास्टर है। गवर्नमेंट और प्रशासन ने हमारी खूब सेवा की, हमको एक दिन गंगोत्री में स्टे कराया, तो उसमें होटल फ्री ऑफ कॉस्ट कराए, खाने की व्यवस्था, गंगोत्री धाम मंदिर में भंडारा रखा, आयोजित कराए। वहाँ से फिर हमको बस से निकाल के बाय मिलिट्री, NDRF, इन सब की सहायता से SDRF के हमको एक ब्रिज क्रॉस कराया उन्होंने खुद। फिर वहाँ पे आर्मी कैंप में रखा हमको, यहाँ पे हर्षिल वैली के वहाँ वहाँ पे हमको रखा, सुबह का नाश्ता कराया, रात को खाना खिलाया, स्टे के लिए उनकी खुद की चादर हमको दी। तो ये आज जो भी आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि इसमें किसी को फेलियर दिया जा रहा है, इसी नेचुरल सीन में किसी का फेलियर नहीं है। आज बहुत यात्रीगण यहाँ फंस गए हैं, उनमें शासन कुछ नहीं है, शासन है तो प्रशासन ने हमारी बहुत सहायता की है। हम सबको सही सलामत आज हमको घर जा रहे हैं, हमको यहाँ बुलाया है, हेलीकॉप्टर चलाए, वहाँ पे सब चला गया, रेस्क्यू मिशन चलाए गए। तो प्रशासन से जितना हुआ उतना उन्होंने किया है। बाकी अकस्मात अगर कोई कुछ हो जाता है तो उसमें आप प्रशासन को दोष ना दीजिए। एक सहायता जो ये प्रशासन के द्वारा बच के आए, ये उनकी आप सबसे अपील है। प्रशासन पे भरोसा कीजिए, आपके जय नवी कुछ जानने वाले अगर अभी तक नहीं मिल रहे, उम्मीद कीजिए वो जल्दी मिल जाएंगे। प्रशासन आपको जल्दी कुछ मिल जाएगा। मकवाना है और हम लोग मुंबई से आए हैं। प्रशासन हम लोग वहाँ पे क्या अटका था, गंगोत्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन प्रशासन ने हम लोग का बहुत सहकार दिया है। उसकी वजह से ही हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। अच्छे से हम लोग को खाना वगैरह, होटल्स वगैरह हम लोग को अच्छे से सहकार देके हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया है। Jai Hind, as you are aware that for the last 3 days we have been working with a focused direction to provide search and rescue operations here and carry out basic provision of amenities to the locals of Dharali, where an avalanche had come, a mudslide had come on 5th. The present focus remains on getting the tourists out who were stuck at Gangotri. Approximately 400 tourists who were at Gangotri along with the residents have been pulled out from Gangotri and got to Harsin, and with the aid of the civil administration
the civil helicopters and the Indian Air Force, we've been able to pull out approximately 355 people from Harsal to Maithili, that is south of Uttarkashi, from where the Uttarakhand government is sending them down to Dehradun. Our present focus remains on ensuring that we have road connectivity between Uttarkashi, Harsal and Dharali. Secondly, we are also trying to get mobile connectivity and electricity to the villagers north of Harsal, which is the immediate necessity. We are also moving medical supplies, for which the Indian Army has deployed धीरेन्द्र प्रताप सिंह, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी के लिए। धीरेन्द्र जी, क्या जानकारी है अभी उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? बिल्कुल आपको बताएं भी कि उत्तरकाशी में स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल की ओर बढ़ रही है। हाँ। लेकिन जिस तरह की ये आपदा है, जिस तरह का ये डिजास्टर है, निश्चित रूप से भी उसमें काफी समय लगेगा बिल्कुल नॉर्मल होने में। जैसा कि अभी आप बता ही रहे थे, आपने सुना होगा कि 80 एकड़ से अधिक के भूभाग में 50-60 फीट के करीब मलबा जमा हुआ है। उसके नीचे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट करना बेहद मुश्किल काम है, जिसको अंजाम देने के लिए वहाँ पे भारतीय सेना, PRO के लोग, PWD के लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। NDRF, SDRF की टीमें वहाँ पे लगातार लगी हुई है। क्योंकि अत्यंत दुर्गम इलाका है, मौसम खराब है, इसकी वजह से जो उड़ानें हैं वो भी काफी प्रभावित चल रही है। लेकिन आज सुबह की अगर बात करें, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो सरकार का डाटा है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि 80 लोगों को आज सुबह, यानी आज की सुबह, उन्होंने 80 लोगों को रेस्क्यू किया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर निकाल के पहुंचाया है। जबकि थराली से मातली के बीच लगातार हेलीकॉप्टर द्वारा जो है लोगों को निकाल करके लाया जा रहा है और उनको उनके गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ उपस्थित हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो सचिव हैं, सीनियर IAS शैलेश बगौली, जो आपदा के सचिव, वो सुबह 7 बजे से आपदा कंट्रोल रूम जो मुख्यमंत्री सचिवालय में बना हुआ है, वहाँ पे बैठ करके अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री भी सारे अधिकारियों और सारे तंत्र को बिल्कुल ऊर्जा से भरे हुए हैं कि जितने जल्दी और जितनी तेजी से, जितना प्रभावी ढंग से ये रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट किया जा सकता है, उसमें कोई कोताही न हो। ठीक है धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। और इसी बीच आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और अभी 3 से 4 दिन और लग सकते हैं इस पूरी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, बात होगी राजनीति की। इंडिया ब्लॉक को लेकर अगर बात की जाए तो SIR का मुद्दा बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मा रहा है और विरोध लगातार जारी है। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में इंडिया ब्लॉक का आज मार्च है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक ये मार्च जो है वो इंडिया ब्लॉक करेगी और कांग्रेस पार्टी जो है इसमें अहम भूमिका निभाने वाली है। कल बीती रात इंडिया गठबंधन की बैठक राहुल गांधी के घर पर हुई थी और वहां पर डिनर पार्टी भी हुई थी, लेकिन उस डिनर पार्टी में ये तय किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे घेरना है। खासतौर पर हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने कल ही इलेक्शन कमीशन को घेरा है और आज वो इलेक्शन कमीशन तक कूच कर सकते हैं। जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं या जो कांग्रेस पार्टी है, वो ज़रूर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन आरोपों में जो एटम बम फोड़ने की बात राहुल गांधी ने कुछ समय पहले की थी, इस एटम बम में कितना दम है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या होगा, उनका फीडबैक क्या होगा? अगर राहुल गांधी के इन आरोपों में दम नहीं है तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर कोई कार्रवाई कर सकती है, ये बड़े सवाल। लेकिन बीती रात जो बैठक हुई थी उसमें तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता पहुंचे हुए थे। जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो भी पहुंचे हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, बाकी अन्य जो जितने भी बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे। ताबिश कमाल दिल्ली से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। ताबिश, इंडिया ब्लॉक ने अब ये मुद्दा ठान लिया है कि कैसे SIR के मुद्दे को लेकर, इलेक्शन कमीशन के इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना है और सरकार को घेरना है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इंडिया ब्लॉक की बैठक में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से अलग अलग विधानसभाओं में इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोट चोरी कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया गया। राहुल गांधी बहुत खुले में सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकारें बन रही हैं वो इलेक्शन कमीशन के वोट चोरी होने की वजह से बन रही है।
इसी को लेकर के लगातार आज सुबह से दिल्ली के अंदर राजनीतिक माहौल हमें गर्म नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो चारों तरफ जो अपोजिशन के सांसद हैं वो सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के सांसद इमरान नसीर देखिए हमसे बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि जिस तरह से आज विपक्ष में हम लोग बैठे हैं, अगर ठीक वोट चोरी नहीं होते और चुनाव निष्पक्ष रूप से होता तो आज हम सत्ता में होते। यानी कहीं ना कहीं अब जो सांसद हैं कांग्रेस के वो स्पष्ट रूप से भी कह रहे हैं कि वोट चोरी करके की सरकार बनाई गई है और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये वोट चोरी नहीं होते तो ये रूप दूसरा देखने के लिए मिलता और सरकार कांग्रेस की होती। और इस मुद्दे को लेकर के पूरा माहौल गर्म नजर आ रहा है, पूरा गहमा गहमी नजर आ रही है, राजनीतिक सरगर्मियां नजर आ रही है, पूरा इसको लेकर के मार्च निकाला जा रहा है। अभी पार्लियामेंट परिसर में हम देख रहे हैं हमारे सामने टीएमसी, कांग्रेस और तमाम जो अपोजिशन के सांसद हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि एफआईआर का मुद्दा सिर्फ इसीलिए उठाया गया जिससे इन राज्यों के अंदर आसानी से वोट चोरी करके सरकार बनाई जा सके। ये तमाम बहुत ज्यादा दबाव नजर आ रहा है और इसी पर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म नजर आ रहा है। देखने वाली बहुत बात ये रही जिस तरह से विपक्ष सांसद मुद्दे उठा रहे हैं। ओके ताबिश, लेकिन अब राहुल के इन आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कुछ रुख रहने वाला है? हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी तमाम आरोपों का खंडन कर दिया है, अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन अब इस मार्च को किस तरीके से लिया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे इलेक्शन कमीशन? कमीशन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिस तरह से ये आरोप लगाए गए हैं पूरी तरह से निराधार है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि आपको 1 महीने का समय दिया जाता है, आप शपथ पत्र श्वेत पत्र लेकर के आइए और उस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ संज्ञान लिया जाएगा। यानी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने तो इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है और इनका खंडन इलेक्शन कमीशन कर रहा है। लेकिन अब कांग्रेस सवाल ये उठा रही है कि आखिर क्यों राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा जा रहा है जब सारी चीजें सारे सबूत सामने हैं। आखिर क्यों ये प्रक्रिया की जा रही है जबकि इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई करते हुए जहां पर राहुल गांधी ने सबूत दिए हैं उन सबूतों के आधार पर चुनाव निरस्त करके उन्हें स्वस्थ चुनाव कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ताबिश ये जानकारी के लिए। फिलहाल आज ईसी की तरफ रुख किया जा सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ये सिर्फ चुनावों की बिसात है या फिर इन आरोपों में दम भी है? अगर दम है तो इस पर क्या जांच भी होगी या सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही ये आरोप छिपते हुए नजर आएंगे? अब बात करेंगे उस बात की, क्योंकि कांग्रेस अब एक बार फिर से एक रैली करने वाली है और इस रैली के जरिए जो कर्नाटक या बाकी अन्य जिन चीज़ों का मुद्दा कल राहुल गांधी ने उठाया था उसको लेकर ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। बेंगलुरु में ये अधिकार रैली होगी, वोट अधिकार रैली होगी। खरगे और राहुल गांधी इसको संबोधित भी करेंगे और साथ साथ चुनाव में धोखाधड़ी करने का जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया है और इसका मोर्चा राहुल गांधी ने खुद संभाला है। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे तो वहां पर उन्होंने वोट जोड़ने का आरोप लगाया था। हरियाणा में जब चुनाव हुए तो वहां पर भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया कि छोटे छोटे मार्जिन से जीते हैं वहां पर, क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस के फेवर में थे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने जीता। और उसमें इन्होंने कहा कि भाई वोट जो वहां पर एग्जिट पोल दिखाए गए थे उनको वहां पर बदला गया और बदलते हुए जो परिणाम है, जो नतीजे हैं वो कुछ और नजर आए, वो बीजेपी के फेवर में नजर आए। तो ये चीजें हैं जिनको फिलहाल शक्ति प्रदर्शन के तौर पर कांग्रेस सबके सामने रख सकती है। तो फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी आज इसको संबोधित करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग पर चुनाव में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाए, धांधली करने का आरोप लगाए। मोहम्मद नबी संवाददाता बेंगलुरु से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मोहम्मद नबी, ये वोट अधिकार रैली जो है ये कहां से कहां तक निकलेगी और इस रैली का आकार क्या होगा? कौन इसमें मुख्य चेहरे हैं जो शामिल होने वाले हैं? जो एआईसीसी के जो प्रेसिडेंट है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में बेंगलोर के फ्रीडम पार्क में हमारा वोट हमारा हक ये नारे को लेकर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक बेंगलोर में हर जिले से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और अपोजिशन लीडर का ये भी कहना सुनने में आया है कि अगर आपको प्रदर्शन ही करना की क्या जरूरत पड़ी, अगर आप कोर्ट को भी जा सकते थे। ऐसी बातें भी सुनने में आई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 अगस्त को बेंगलुरु शहर आने वाले हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और एमएलसीज हैं, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने का रोक दिया है। अब जी मोहम्मद नबी, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 हाँ, अब क्या कांग्रेस का रुख रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप लगाए हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वहां पर एक शंखनाद जो है वो कांग्रेस की तरफ से शुरू किया गया है चुनाव आयोग के खिलाफ? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग के खिलाफ आज यहाँ पर बेंगलोर फ्रीडम पार्क में यानी कि राहुल गांधी ने कल जो प्रेस वार्ता करते हुए बताया था कि बेंगलोर के जो सेंट्रल जो सीट थी कांग्रेस पार्टी विनिंग की तरफ थी, उस वहां पर जो यानी कि इलीगल वोटर्स का जो खुलासा किया है, वो सभी लोग यहाँ की जो कर्नाटक की जनता है, सभी लोग शॉक में है कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है। ठीक है, ओके मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर कांग्रेस द्वारा आज शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और बेंगलुरु के अंदर ये मार्च निकाली जाएगी। इसी बीच अब बात बिहार की होगी, जहाँ पर एसआईआर का मुद्दा लगातार गरमा रहा है और इंडिया ब्लॉक की बिहार में एसआईआर की यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। तो अलग अलग जगहें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक जो है एकजुट होकर लगातार सड़कों पर है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा का नेतृत्व करने वाले हैं। चुनाव से पहले सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। बिल्कुल, 17 अगस्त से इंडिया ब्लॉक की बिहार एसआईआर यात्रा भी शुरू होगी और राहुल गांधी ही इस यात्रा का नेतृत्व भी करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर उठाना शुरू कर दिया है। कल ही राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ने की बात कही गई थी, हालांकि उसे सामने रखा है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कई सारे बयान भी निकल कर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, शशि थरूर ने भी राहुल गांधी के फेवर में बातें कही हैं कि अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि वाकई में क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक चुनाव आयोग भी इसमें सम्मिलित हो सकती है, इसमें संकलिप्त हो सकती है। ये बड़े विषय हैं। लेकिन एसआईआर का जो मुद्दा था शिवफन, वो बिहार में शुद्धिकरण को लेकर था। बिहार में इन वोटों का पुनरीक्षण होना था, यानी जो नए वोट जोड़ने होते हैं उन्हें जोड़ना, या पुराने वोट जो कटे नहीं हैं उनको काटना था। और जो कई ऐसे वोट थे जो अनरजिस्टर्ड थे उनको हटाना था। कई ऐसे वोट थे जो बिहार से बाहर जा चुके थे लेकिन उनका वोटर आईडी कार्ड बिहार का था, उनको हटाना था। कई ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम वोटर लिस्ट में है, उनको हटाना था। तो कुल मिलाकर 60 लाख के आसपास वोट जो हैं वो बिहार से काटे हुए हैं। उसके बाद वोटों की संख्या अब 7 करोड़ 95 लाख से पहुंचकर अब 7 करोड़ 30 या 35 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर इन्हीं चीज़ों को लेकर राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है और 17 अगस्त से बिहार में एसआईआर की यात्रा भी राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू होने जा रही है। और स्वाभाविक है कि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और ये एक तैयारी भी इंडिया ब्लॉक की तरफ से हो सकती है। हमारे साथ मनीष कुमार पांडे ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। मनीष, आपसे जानना चाहूँगी, आज एक बार फिर से यात्रा निकाली जाएगी, 17 अगस्त को यात्रा निकाली जाएगी और नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे और आज बेंगलुरु में भी यात्रा है और इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस जो है जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर लगातार खुलकर सामने आ रही है, विपक्ष को घेरने का काम कर रही है और इसी साल अंत में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। देखिए, बिहार विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, कहें तो एसआईआर का मुद्दा गरमाया जा रहा है। ऐसे में कहा जाए तो राहुल गांधी भी बिहार दौरे पे आने वाले हैं और तमाम कहें तो खास करके जनता के बीच जाएंगे और एसआईआर के मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कहेंगे कि देखिए एसआईआर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए ये खतरनाक मुद्दा है। हालांकि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया वो अपना काम कर लिया है और समथिंग 60,000 से ऊपर जो मतदाता है इस बार वोट से वंचित हो जाएंगे। हालांकि सितंबर माह की अंतिम तक के कंप्लेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अभी जानकारी सूत्रों की माने जानकारी के अनुसार अभी तक एक भी कंप्लेंट्स बिहार में देखने को नहीं मिला है। ऐसे में एक तरफ एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी यादव से ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर बताइए आपके पास दो गो एपिक नंबर कहां से आया, मैंने 2 गो वोटर आईडी कार्ड नंबर कहां से आया। सबसे पहला ये सवाल सत्ता पक्ष के लोग ही कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि आने वाला समय में और भी महागठबंधन के लोग एक्सपोज हो जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है।
लेकिन मनीष, बड़ा सवाल ये है, नंबर एक, सुप्रीम कोर्ट पर तक जब ये मामला पहुंचा एसआईआर का, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट दे दी है। जरूर समय पर सवाल उठाया था और डॉक्यूमेंट्स पर सवाल उठाया था कि आप आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स को इसमें जोड़ दें ताकि लोगों को आसानी हो। एसआईआर कौन करवाएगा? ये चुनाव आयोग कराएगा। चुनाव आयोग के हाथ में ये अधिकार है और चुनाव आयोग को ही ये प्रक्रिया करवानी है। चुनाव आयोग ने ही इस प्रक्रिया को करवाया भी है। उसके बावजूद भी विपक्ष की तरफ से एसआईआर के मुद्दे को लोगों के बीच लाना ये कितना उचित है? और साथ साथ एसआईआर का मुद्दा जो है उसमें बहुत ज़रूरी ये था, जो वोटर नहीं होने चाहिए थे उनको भी जोड़ा गया था, जो कहीं दो जगह पे थे, जो किन्हीं की मृत्यु हो गई थी, जो बिहार से बाहर चले गए थे, उन सबका वहाँ पर फिल्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और दूसरी बात, चुनाव आयोग ने ये भी साफ कर दिया है कि विपक्षी किसी भी पार्टी की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। उनको मौका दिया गया था कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप शिकायत दर्ज कराइए। उसमें तो किसी भी विपक्षी पार्टी ने शिकायत कोई दी नहीं है इस मामले को लेकर। तो उसके बाद भी इसको चुनावी मुद्दा बनाना कितना उचित है बिहार के अंदर? देखिए शीतल जी, एक बात समझना होगा, क्योंकि विपक्षी दल जितना भी मुद्दा को उठा रहे हैं, खास करके अगर एसआईआर की बात करें या फिर अगर तेजस्वी यादव की बात करें, तो बहुत सारे मुद्दा, घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया, लेकिन ताबड़तोड़ अगर घोषणा पत्र को लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो इसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष के पास अब उन्हीं के पीछ पे सत्ता पक्ष खेलने का काम कर रहे हैं। और अब बचा कुचा जो एसआईआर का मुद्दा है वो भी धीरे धीरे, जैसे में हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी बातचीत की है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के आपको क्या कहना है, उनका साफ शब्दों में कहना है, देखिए ये कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन है। और खास करके कुछ लोगों का ये कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, ये जानकारी दी आपने। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में कांग्रेस बड़े स्तर पर इस रैली को करेगी और एसआईआर के मुद्दे को लेकर जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन इसका परिणाम कितना सकारात्मक होगा ये देखना दिलचस्प है। अब बात उस खबर की करेंगे जिस पर जो चुनाव आयोग है उन्होंने भी एसआईआर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि एक भी आपत्ति विपक्ष की तरफ से नहीं आई है। ये वही मुद्दा है जिसको अब विपक्ष जो है या इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर उठा रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि अभी तक कोई आपत्ति नहीं आई है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और अगर आपत्ति नहीं है तो उसके बाद भी ये मुद्दा उठ रहा है। 1 महीने के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। 1 महीने का ये समय चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित किया है। लेकिन अभी तक फिलहाल किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो मामला है ये अभी तक ट्रांसपेरेंट है। तो बिल्कुल इंतज़ार था इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट आने का और अब वो आ चुका है और अब 1 महीने के भीतर आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। भारत निर्वाचन आयोग का साफ तौर से कहना है कि दावों और आपत्तियों की अवधि शुरू होने का 1 सप्ताह जो है उससे अधिक समय बाद भी, यानी कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी राजनीतिक दल, किसी व्यक्ति, किसी बड़े चेहरे द्वारा अभी तक कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई है और अभी तक किसी भी राजनीतिक दल या फिर बाकी लोगों के जो दावे हैं वो नहीं आए हैं या फिर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसके चलते कि अभी भी कुछ दिन बाकी हैं और 1 सप्ताह का और समय जो है वो यहाँ पर रखा गया है। जैसे ही अगर कोई और आपत्ति आएगी तो उस पर काम किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी आपत्ति, कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी बड़ा दावा पेश नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अब साफ कर दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे एक फिल्म को लेकर। उदयपुर फाइल्स नाम की एक फिल्म जो है वो रिलीज होने जा रही है और इसको लेकर आपको अपडेट करेंगे। तो आपको बता दें कि उदयपुर फाइल्स नाम की फिल्म आज रिलीज होगी और कन्हैया लाल हत्याकांड पर यह फिल्म आधारित है और काफ़ी दिनों से रिलीज पर विवाद चल रहा था, लेकिन आज ये विवाद खत्म होने के बाद आज इस फिल्म का जो रिलीज है वो हो जाएगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया था और उसके बाद आज ये सभी सिनेमाज में उपलब्ध करवाई गई है, सभी लोग जाकर इसे देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए विवाद तो काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन फिलहाल ये विवाद जो है वो सुलझ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिल्म उदयपुर फाइल्स आज रिलीज होने वाली है फाइनली, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राजस्थान के उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई है, यानी फिल्म नहीं रुकेगी। ये याचिका कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी जावेद मोहम्मद की ओर से लगाई गई थी।
और दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ये साबित करने में विफल रहा है कि अगर रिलीज पर रोक नहीं लगाई गई तो उसे कितनी अपूर्ण क्षति होने वाली है। तो शिफन देखिए, एक और कहानी जो कुछ पन्नों में दर्ज थी, ये हत्याकांड जिस प्रकार से सामने आया था, एक दर्जी को जिस प्रकार से गला काटकर उसको मारा गया था, उसके बाद ये एक मुद्दा बड़ा बना। लेकिन इस पर जो फिल्म बनाई गई है, इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि हमें कोई इसमें रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो अब ये आज रिलीज होने जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। बात जम्मू कश्मीर के कुलगाम की होगी, जहां पर इस वर्ष का सबसे लंबा एनकाउंटर अभी भी फिलहाल जारी है। 8 दिन हो चुके हैं और कुलगाम के अंदर एनकाउंटर लगातार जारी है। देर रात फिर से गोलियों की आवाज सुनाई दी और जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से वो चैन की नींद नहीं सो पाए हैं, क्योंकि गोलियों का तबादला दोनों तरफ से सुनाई देता है और अभी तक सिर्फ एक आतंकवादी जो है वो मार गिराया गया। तो फिर से गोलियों की आवाज़ वहां पर सुनाई दी है। जैसे शिफन ने कहा कि एक बहुत लंबा चलने वाला एनकाउंटर है अभी तक इस साल का, क्योंकि पिछले 7 दिन से ये चल रहा है और आज ये 8वें दिन में प्रवेश हुआ है। बड़े स्तर पर वहां पर आर्मी को या सेना को तैनात किया गया है। सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, यानी संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम देने की वहां पर कोशिश की जा रही है। कुछ आतंकी मारे जाने की खबर पहले ही आ चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ आतंकी हैं जो वहां पर छिपे हो सकते हैं, जो आशंका वहां पर जताई जा रही है। तो फिलहाल वहां पर गोला बारूद भी बरामद किया गया है। 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 9 राउंड, 1 ग्रेनेड को फिलहाल पुलिस ने वहां पर बरामद किया है, सेना ने बरामद किया है। गूगलदारा दानवास के जंगलों में सैन्य वहां पर कहीं न कहीं भांडाफोड़ किया है और ये बारामूला में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ सेना की तरफ से किया गया है। तो हमारे साथ अब्दुल हमीद ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं और लगातार 1 हफ्ते से इस एनकाउंटर पर, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखे हैं और लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमीद, आपसे जानना चाहूंगी, इस हवाले से बताइएगा, इस साल का 2025 का सबसे बड़ा एनकाउंटर, सबसे लंबा एनकाउंटर मैं कहूँगी, 8वां दिन है आज और अभी तक की क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ अपडेट आज की निकल कर सामने आई है? कोई भी सूरत हाल नहीं बदली, जबकि आज का 8वां दिन है। लोगों की नींद का चैन भी हो गया है और लोगों को कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पे सेना भी लगी हुई है पूरी तरह से, इस बीच तेज हवाएं भी चली, बारिशें भी हुई, वो उस पर भीग भी गए, कई सारे आर्मी पर्सनल वो बीमार भी पड़ गए, कई सारे उसमें जख्मी भी हो गए और अभी तक एक ही मिलिटेंट की पुष्टि पूरी तरह से हो गई है जो कि पुलवामा का रहने वाला है। अभी बताया जा रहा है कि वो जंगलों में पनाह लिए हुए हैं, उन जंगलों को के पास जाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया गया है। कल शाम से ही वो उस पनाहगाह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे मिलिटेंट्स छुपे बैठे। अभी तक अगर हम कहेंगे कि वो पूरी तरह से इसमें कामयाबी उन्होंने हासिल नहीं की, मगर फिर भी वो लगे हैं। सुबह सवेरे से फिर एक बार ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और अगर रात को मौखर कर दिया गया था, मगर रात को पूरी तरह से पूरी रात गोला बारूद की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। अभी तक का आंकड़ा बताया जो कि हमारे जराये से मालूम हुआ है कि तकरीबन 5 लाख बुलेट्स वहाँ पे चलाए गए हैं और इस इनकाउंटर को तवील मुद्दत मिली है, 8वां दिन है। ये एलन गडोल के बाद ये दूसरा इनकाउंटर है जो कि पिछले साल हुआ था एलन गडोल का, इस साल का सबसे लंबा ऑपरेशन है। और दूसरी बात ये है कि कई सारी मिलिट्री फोर्सेस वहां पे बुलाई गई है जिन्होंने हायर रीचेस तक को अपने तहवील में ले लिया, मुआसरा किया हुआ है, टाइट सिक्योरिटी की गई है, रात को लाइट्स का भी इंस्टॉल होता है। उसके बावजूद भी अभी पूरी तरह से आर्मी को इस ज़िम्मन में कामयाबी नहीं मिली है। अगर आईजीपी, डीजीपी या आईजी इस इनकाउंटर के साइट पे खुद मुशाहिदा कर रहे हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं, उसके बाद अफसरान के साथ मीटिंगें भी हो रही है इस हवाले से इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, मगर अभी तक पूरी तरह से कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल, हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी दी। फिलहाल ये एनकाउंटर चल रहा है, 8वें दिन में प्रवेश हो चुका है, लेकिन कब तक चलेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। इस वक्त रक्षाबंधन से जुड़ी ये बड़ी खबर है और फिलहाल एक और बड़ी खबर बारामूला से, जहां पर गोला बारूद बरामद किया गया है।
और बारामूला से जुड़ी बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली हुई है और जिस प्रकार से बारामूला में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया है और साथ ही साथ गोला बारूद बरामद किया गया है। वहां पर बड़ी मात्रा में ये सामान बरामद किया है, जिसमें एक पिस्तौल है, एक मैगजीन है और 9 राउंड जो है या उसके अलावा एक ग्रेनेड को भी बरामद किया गया है। कुल मिलाकर पुलिस को यहाँ पर एक और बड़ी सफलता मिली है और बड़े स्तर पर इस भांडाफोड़ को वहाँ पर अंजाम दिया है। एक तस्वीर जो आपके सामने है, ये भारी भरकम सामान जो है वो बरामद करने का काम किया गया है, जिसमें एक पिस्तौल भी शामिल है। बिल्कुल, एक और बड़े आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया है और भांडाफोड़ किया गया है और इस तरीके के अक्सर बड़ी कामयाबियां चाहे कश्मीर है या फिर जम्मू है, पूरे जम्मू कश्मीर में निकलकर सामने आती है। खास तौर पर कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहां पर इस तरीके की चीज़ें बरामद की जाती है। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल कुछ बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने में किया जाता है, लेकिन उससे पहले ही हमारे सक्रिय जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे BSF के जवान हैं, CRPF है, पुलिस है और बाकी की जो एजेंसीज हैं, वो लगातार दिन रात काम करती है, चाहे दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, लगातार काम करती है, जिसके चलते कि इस तरीके की बड़ी कामयाबियां जो है वो हासिल होती है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यूपी में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर महिलाओं को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है और 3 दिन महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलेगी। सहयात्री का टिकट भी माफ है, यानी उनके साथ कोई और यात्री होता है तो उनका टिकट भी माफ होगा। रोडवेज बसों में 3 दिन तक मुफ्त यात्रा महिलाएं कर सकती हैं, ताकि आसानी से वो अपने भाइयों के पास जाकर ये जो रक्षा की कलाई है वो बांध पाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार है, योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला और 3 दिन के लिए इसको फिलहाल लागू किया गया है। 3 दिन तक जो सरकारी बसें हैं, जो रोडवेज बसें हैं, उन पर महिलाएं अपना सफर फ्री में कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश की तमाम उन महिलाओं के लिए है जो कि दूर दराज के इलाके में जाते हैं या फिर एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर अपने भाइयों की कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो एक बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के त्योहार के 3 दिन के लिए रखा गया है। 3 दिन तक तमाम जो माताएं बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने भाई की कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकती हैं। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, तमाम जो उनके साथ लोग होंगे, जो सहयात्री होगा, अगर एक कंपेनियन उनके साथ होगा तो उसकी भी टिकट माफ कर दी जाएगी। चलिए, न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।